Good morning students. Today we will continue chapter 3 of civics and the name of the chapter is Parliamentary Government and the Union Executive. In previous video I have explained about the parliamentary form of government, Union Legislature, Lok Sabha and elections and formation of government, time period of Lok Sabha and officers of Lok Sabha. Today we will discuss Rajya Sabha. Rajya Sabha is known as the upper house as I have told you before कि राज्य सभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और लोक सभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है. द राज्य सभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. जो लोक सभा होती है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होती है और राज्य सभा में जो मेंबर हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है राज्य सभा? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को. द मेंबर्स ऑफ राज्य सभा ट्राई टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट इन पार्लियामेंट. जितने भी स्टेट्स के काम होते हैं वो सभी जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं. दस व्हेन अ लॉ इज़ बीइंग मेड देयर ओपिनियन इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ हेस्टी पैसेज ऑफ द बिल. जब भी एक कानून बनाया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है तो उसे उसके बाद डिस्कस करने के बाद वो बिल बन जाता है. कंपोजिशन ऑफ, जब वो पास हो जाता है दोनों हाउसेस से तो वो बिल बन जाता है. कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. अब राज्यसभा बनती कैसे है? द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा इज़ 250. लोकसभा में मैंने आपको बताया था कि 550 मेंबर्स हो सकते हैं. राज्यसभा में जो मेंबरशिप है वो कितने मेंबर्स की है? 250. आउट ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. देखिए 250 मेंबर्स हैं जिसमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं और वो मेंबर्स कौन से होंगे? जो अलग अलग फील्ड के होंगे, जैसे लिटरेचर के, साइंस के, जो उसमें एक्सपर्ट होंगे. ये सारे मेंबर्स कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट. लोकसभा के जो मेंबर्स थे 550, उसमें मैंने आपको बताया था 530 मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज़ किया जाता है. 20 रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उसमें वो यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं और इसमें 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चूज़ करता है और वो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते हैं. द अदर 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और जो बाकी के बचे हुए 238 मेंबर्स हैं वो अलग अलग स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं. द नंबर्स ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. अब मेंबर्स कितने यूनियन टेरिटरी से कितने होंगे, कौन सी स्टेट से कितने होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन पर. ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. राज्यसभा का मेंबर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? फर्स्ट, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इट इज़ लाइक द लोकसभा कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, इंडिया की सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए. ही शी मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड. फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एज शुड बी 25 ईयर्स एंड फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा द एज मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड. 30 साल की एज होनी चाहिए. ही शी मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनसाउंड. दिस इज़ द सेम पॉइंट एज लोकसभा मेंबर्स कि वो जो मेंबर होगा वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और मेंटली अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब उसे दिमागी तौर पर ठीक होना चाहिए ताकि वो डिसीज़न प्रॉपर ले सके. ही शी मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट जॉब. और ना ही वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब में होगा तो वो राज्यसभा की मेंबरशिप या लोकसभा की मेंबरशिप नहीं ले पाएगा. दोनों बेनिफिट्स वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ले सकता है. इलेक्शंस. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है 530 मेंबर्स को, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते हैं. दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स. वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं. Hence, they are elected by the elected members of the legislative assembly of the state. स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो मेंबर चूज़ किए गए हैं वही राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर चूजन अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी से मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाते हैं. तो हमने क्या सीखा इससे कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू नहीं चूज़ किए जाते हैं. वो मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके थ्रू चूज़ किए जाते हैं. टर्म. द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व. राज्यसभा का जो हाउस है वो परमानेंट होता है और इसे कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता है.
1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। जैसे राज्यसभा की हमने बात की थी, मेंबर्स होते हैं 250, तो 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड इन देयर प्लेस, और उसी की जगह पर उतने ही मेंबर चूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स रिटायर हुए तो 5 मेंबर्स नए ऐड कर लिए जाएंगे। ऑर्डिनरीली द टर्म ऑफ राज्यसभा इज़ 6 ईयर्स, द टर्म ऑफ लोक सभा इज़ 5 ईयर्स, विद राज्यसभा टर्म पीरियड इज़ 6 ईयर्स। Presiding officers. The Vice President is the ex-officio chairman of Rajya Sabha. Vice President जो होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। He presides over the meetings of Rajya Sabha. सारी मीटिंग्स राज्यसभा की कौन देखता है? Vice President. And regulates its proceedings. जितने भी काम होते हैं वो सब Vice President करता है। Since the Vice President is not a member of the Rajya Sabha, she cannot vote any issues discussed. जितने भी इशू आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वाइस प्रेसिडेंट उस पर अपने लिए अपना वोट नहीं दे सकता है, बिकॉज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो एक्स ऑफिसर तो है, चेयरमैन है राज्यसभा का, लेकिन मेंबर नहीं है। हाउएवर इन केसेस ऑफ अ टाई शी कैन एक्सरसाइज हिजर कास्टिंग वोट। अगर टाई हो जाता है किसी केस में कि कोई डिसीज़न रुक जाता है, अटक जाता है, कि मेंबर्स अलग अलग वोट पर अटके होते हैं किसी डिसीज़न पर, तो वहाँ पर वो अपना वोट दे सकता है। The Rajya Sabha elects one of its members as deputy chairman who discharges the functions of the chairman in his absence. राज्यसभा अपने मेंबर्स में से ही एक डिप्टी चेयरमैन भी चूज़ करती है जो चेयरमैन की एब्सेंस में सारा काम संभालता है। जितनी भी मीटिंग्स चेयरमैन ने करनी होती हैं उसके बदले में वो डिप्टी चेयरमैन उसे देखता है। Now powers of the parliament. The parliament in India has mainly 5 different type of powers. 5 टाइप्स की पावर्स होती हैं। देयर आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर द 5 पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। देखिए, सबसे पहले जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। इट कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। जितने भी यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, रेजिटोरी सब्जेक्ट्स हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 7th क्लास में कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। यूनियन लिस्ट जो होती है वो सेंटर से रिलेटेड होती है। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, अगर कोई वॉर होने वाला है उससे रिलेटेड कोई हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, तो ये सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं वो सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है वो कौन देखता है? पार्लियामेंट। अ लॉ इज़ इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। जब पहले लॉ बनाया जाता है वो किसकी फॉर्म में होता है? बिल की फॉर्म में। विच एन अप्रूवल बिकम अ लॉ। जब वो अप्रूव हो जाता है दोनों हाउसेज़ में तो वो क्या बन जाता है? लॉ। सबसे पहले एक बिल को बनाया जाता है, उसके बाद उसे अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेज़ में भेजा जाता है, और जब वो अप्रूव हो जाता है, सिग्नेचर हो जाते हैं गवर्नर के, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। देयर कैन बी मनी बिल्स और ऑर्डनरी बिल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल। फर्स्ट इज़ मनी एंड सेकेंड इज़ ऑर्डनरी। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। द लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर द बिल्स अदर देन द मनी बिल्स कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर ऑफ द 2 हाउसेज। जितने भी बिल्स के लिए लेजिस्लेटिव प्रपोजल हैं मनी बिल को छोड़कर, मतलब कि ऑर्डिनरी बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये दोनों हाउसेज में स्टार्ट किए जा सकते हैं, दोनों हाउसेज में डिस्कस किए जाते हैं। दोनों हाउसेज से मतलब है हमारे राज्यसभा और लोकसभा। अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज इज़ नेसेसरी फॉर द पासिंग ऑफ द बिल। दोनों हाउसेज की अप्रूवल लेना किसी भी बिल को पास करने के लिए ज़रूरी है। इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द 2 हाउसेज, अगर मान लो एक बिल हमने पास करवाना है और दोनों में से एक हाउस उस पर सहमत है, दोनों के विचारों में डिफरेंस है, तो क्या होगा? अ मेजॉरिटी वोट इज़ टेकन इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। तो एक मीटिंग की जाएगी, जॉइंट मीटिंग, तो जितनी ज़्यादा वोट होगी, जितनी मेजॉरिटी में वोट होगी, उसी का डिसीज़न लिया जाएगा, माना जाएगा। Powers to control the executive. In a parliamentary form of democracy, the Council of Ministers is collectively responsible to the Parliament. पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होती है गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की, उसमें पार्लियामेंट के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से, उसके एडवाइस पर काम करता है। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय क्वेश्चनिंग द मिनिस्टर्स अबाउट देयर पॉलिसीज़ एंड एक्शंस। जो पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती है। वो कैसे? कि जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं मिनिस्टर्स ने, जो एक्शंस उन्होंने किए हैं, जो काम किया है, जो उनका फंक्शन है, उसको पूरी तरह से चेक करके।
द मिनिस्टर्स आर क्वेश्चन बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग क्वेश्चन आर इन बोथ हाउसेज। जब हाउसेज की मीटिंग होती है तो उसमें एक क्वेश्चन आर भी होता है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। और ये क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं? पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं, कौन से प्रोग्राम्स बनाए हैं। मेंबर्स सीक इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के काम करने में सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, अगर कोई कमी है तो उसे ढूंढते हैं। इफ़ द मिनिस्टर्स फेल टू गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द क्वेश्चन, अगर जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, सेटिस्फाइड आंसर नहीं कर पाते हैं, द लोअर हाउस मीन्स लोकसभा में पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देम। तो लोकसभा क्या करेगी? नो कॉन्फिडेंस का वोट पास करेगी उनके खिलाफ। इन दैट केस द मिनिस्टर्स हैव टू रिज़ाइन, और उसके बाद उन मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना होगा। द लोकसभा हैज़ मोर इफेक्टिव कंट्रोल देन द राज्यसभा, जो लोकसभा है उसका ज़्यादा कंट्रोल होता है राज्यसभा के कंपैरिजन में एग्जीक्यूटिव्स पर, क्योंकि जो राज्यसभा है वो मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज़ कर सकती है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का वोट सिर्फ कौन पास कर सकता है? लोकसभा। वही उसी के बेस पर उनको रेजिग्नेशन देने पर मजबूर किया जा सकता है। राज्यसभा के हाथ में ये सब नहीं होता है। तो लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा। फाइनेंशियल पावर्स, द पार्लियामेंट एंजॉयज कंट्रोल ओवर द यूनियन फाइनेंसेस। जो पार्लियामेंट है यूनियन से जितना भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी फाइनेंस अवेलेबल होता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती है। एवरी ईयर द गवर्नमेंट प्लेसेस इट्स बजट बिफोर द लेजिस्लेचर। हर साल हमें भी पता है कि फ़ेब और मार्च के मंथ में लेजिस्लेचर के सामने बजट पेश किया जाता है। द बजट शोज़ इन डिटेल द एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट की इनकम इतनी होने वाली है और इसने कितना खर्चा करना है, कौन सी सड़कें बनवानी है, कौन से हॉस्पिटल्स, कौन से स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, ये सब बनाई जाएंगी। सारे खर्चों की इसमें डिटेल दी जाती है। इन एडिशन टू द बजट अ फाइनेंस बिल इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस। बजट के अलावा एक फाइनेंस बिल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है। और इसमें क्या होता है? प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, कि कौन कौन से नए टैक्स लगाने हैं, कौन कौन से चेंजेस करने हैं जो अभी टैक्स लग रहे हैं गवर्नमेंट के खर्चे को पूरा करने के लिए, और जो हाल ही में जो टैक्सेस लग रहे हैं उनमें कौन से चेंजेस लाने हैं, कौन से टैक्स बढ़ाने हैं, ये सब उसमें फाइनेंस बिल में डिस्कस किया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में डिस्कस किए जा सकते हैं कि इन विच बिल प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। दिस प्रपोजल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। उसके बाद ये प्रपोजल लेजिस्लेचर से अप्रूव कराए जाते हैं, और अगर नहीं हो पाते हैं तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन देना पड़ता है। नाउ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे कर सकते हैं, वो पावर किसके पास है? अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस ओनली इन द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी चेंजेस हैं, वो केवल पार्लियामेंट में हो सकती है। सम आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सिंपल हाउसेज में डिस्कस करके, लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस करके चेंजेस किए जा सकते हैं। फॉर अमेंडिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा चेंज करना है तो क्या करना होगा? 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज इज़ नीडेड। दोनों हाउसेज की 2/3 जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये चेंजेस नहीं हो सकते। इन द मैटर ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इक्वल पावर इन द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई चेंजेस करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में ये पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑल्सो रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ मतलब अगर कोई बाहर के देशों से कोई एग्रीमेंट करना है, कोई संधि करनी है, या कोई बिजनेस से रिलेटेड बाहर के देशों से एग्रीमेंट करना है, तो फिर वो पार्लियामेंट की कंसेंट पर ही होगा। अगर पार्लियामेंट इसकी मंजूरी नहीं देती है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेजर टॉपिक है, मेजर पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या होती है? मतलब रिलेटेड टू कोर्ट। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है और वाइस प्रेसिडेंट को भी। किसके थ्रू? इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। दिस क्वेश्चन में बी अराइज इन योर एग्जाम्स। थ्रू विच प्रोसेस पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? यू हैव टू राइट द आंसर impeachment method. Now what is impeachment? It can also recommend to the president the removal of a judge of Supreme Court or High Court. प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड किया जाता है, बताया जाता है कि इट कैन ऑल्सो रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट
the removal of a judge of Supreme Court or High Court. Similar recommendations can be made about the Chief Election Commissioner. प्रेसिडेंट को ये बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हटाने का या हाई कोर्ट का जो जज है उसको हटाने के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट इसके लिए भी रिकमेंड कर सकती है और ऐसे ही रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल के लिए भी की जा सकती है। तो ये सारी जो पावर्स हैं जुडिशियल पावर्स ये किसके पास होती हैं? पार्लियामेंट के पास। वैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि जो पार्लियामेंट होती है ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है, तो ऑब्वियस है कि जब लॉ मेकिंग बॉडी है तो पावर भी सारी इसी के पास होंगी। नाउ रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है, जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं इलेक्शंस में उनका क्या रोल है। इन आवर कंट्री देयर आर सेवरल पार्टीज़, हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज़ हैं लाइक कांग्रेस, बीजेपी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, दे आर नॉन एज नेशनल पार्टीज। ये इन सारी पार्टीज़ को हम किस नाम से बोलते हैं? नेशनल पार्टीज़। देयर आर ऑल्सो रीजनल पार्टीज़ लाइक अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी विच एक्सरसाइज लिमिटेड पार्ट एज देयर इन्फ्लुएंस इज कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन्स। स्पेसिफिक रीज़न का मतलब है जो एक फ़िक्स एरिया में जो गवर्नमेंट होती है सिर्फ उसी एरिया के लिए, उसी स्टेट के लिए, उसे हम कहते हैं रीजनल पार्टी। जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी है, अकाली दल है, ये दोनों क्या हैं? रीजनल पार्टीज़। और जो पूरे देश के लिए होती है वो होती है नेशनल पार्टी, पूरे देश के लेवल के लिए होती है जो। ऑफ दीज पार्टीज़ द पार्टी विच हैज़ रूल्ड द लॉन्गेस्ट इज़ द कांग्रेस। इन सारी पार्टीज़ में से जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा राज किया है आज तक वो कौन है? कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तब भी जो थी कांग्रेस पार्टी ही एग्जिस्ट कर रही थी। इन बिटवीन देयर हैज़ बिन द रूल ऑफ अदर पार्टीज़ ऑल्सो, बीच बीच में ठीक है दूसरी पार्टीज़ का रूल आता रहता है, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक रही है। अभी 5 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं कि जो हमारी बीजेपी है वो टिकी हुई है, लेकिन अभी भी हम टोटल काउंट करें तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा राज किया है। इन बिटवीन देयर हैज़ In recent times, however, the coalition government has become the norm as no national party has managed to get a clear-cut majority in the parliament. आजकल के टाइम में जो coalition government है वो भी एक आम तौर पर आ जाती है, क्योंकि जो national party है वो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं मिलती है उसको क्लियर कट, इसीलिए coalition government भी हो जाती है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट भी मिलकर काम कर लेती हैं। We will discuss the next topic in next video. Till then, you have to read this chapter. Okay, thank you.